सभी साथियों को नमस्कार। नमस्कार माता जी। प्रणाम प्रणाम। कैसे हो सब लोग? गुरुजनों, मार्ड साहब है ना, बाड़मेर उधर मारवाड़ में क्या कहते हैं? मार्ड साहब, मार्ड साहब। अब ये तो पुरुषों को कहते हैं, तो लेडीज उनको क्या कहते हैं? माडी साहब। तो मार्ड साहब, माडी साहब सबको क्या है, नमस्कार है। बात चल रही थी हमारी नागरिकता से, है ना? राधे राधे। कोई डाउट है तो पूछ लेना। मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूँ अपने टॉपिक की। तो टॉपिक चल रहा था अपना कौन सा? नागरिकता। ठीक है। नागरिकता संबंधी प्रावधान कहाँ है? तो आपको पता है और मुझे भी पता है, किसी दूसरे को बताए नहीं अपन, कि भारतीय संविधान का भाग 2 जो है, जो बात करता है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। सबसे कहाँ से लेके? 5 से लेकर 11 तक जो प्रावधान है वो किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है। 5 में क्या है, 6 में क्या है? ठीक है। लाइव डेली आया करो भाई, फर्स्ट टाइम क्यों आओ, हमेशा आया करो। चीजें पता नहीं क्या मानसिकता होगी बच्चों की, मेरे तो समझ में नहीं आती। कि लाइव है तो बाद में देख लेंगे बस, रिकॉर्डेड प्ले लिस्ट में मिल जाएगा बाद में। जिंदा दिल्ली से पढ़ो, जिंदा होकर पढ़ो, तभी तो चीजें समझ में आती हैं। अब बाद में जो बच्चे देखते हैं, अब मैं बोल के लिखाता हूँ, अब उनका रिदम ही नहीं बनता है। तो लाइव में तो क्या कि रिदम बनता है। जिंदा हो तो जिंदा नजर आओ। ठीक है, तो देखो, सबसे कल हमने बात कर ली थी, मैंने याद करवाने की कोशिश की थी कि आर्टिकल 5 में क्या है, 6 में क्या है, 7 में क्या है, सब में। हाँ हाँ भाई, सॉरी। आर्टिकल 5 में क्या है कि जब भारतीय संविधान प्रारंभ हुआ, यानी 26 जनवरी 1950 को, नागरिकता के संबंध में क्या प्रावधान थे, कौन भारत के नागरिक होंगे? आर्टिकल 6 में जो लोग कहाँ चले गए थे, पाकिस्तान चले गए, फिर वो भारत में आए। आर्टिकल 7 में भारत से, अच्छा, क्या बात कर रहे थे अपन? जो भारत से कहाँ चले गए, पाकिस्तान चले गए, अब वापस कहाँ आना चाहते हैं? भारत में आना चाहते हैं। 8 में जो पाकिस्तान के अलावा किसी दूसरे देश में थे, बाहर किसी देश में थे, उनके संबंध में नागरिकता के प्रावधान। 9 में नागरिकता को कैसे रिजेक्ट किया जाएगा, मना किया जाएगा, वो प्रावधान। 10 में कौन भारत के नागरिक स्थायी रूप से बने रहेंगे, जिनको अलग से अप्लाई नहीं करना है, वो। 11 में नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की पावर किसके पास होगी? संसद के पास होगी, जिसके आधार पे संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया, जिसमें 1986 में, 92 में, 2003 में, 5 में, 15 में क्या हुआ? संशोधन हुआ। ये बातें हमने की थी। आज अपन बात करेंगे सबसे पहले आर्टिकल 5। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग लगा दो, अनुच्छेद 5 क्या कहता है? अनुच्छेद 5 परिभाषा देता है कौन, कि भारत के मूल निवासी होने संबंधी प्रावधान। भारत के मूल निवासी कौन होंगे, उसके संबंध में जो प्रावधान है, वो कहाँ पे मिलेंगे आपको? आर्टिकल 5 में मिलेंगे। अब क्या प्रावधान है? देखो, सबसे पहला प्रावधान, या तो उसका जन्म, स्वयं का जन्म, स्वयं का जन्म कहाँ हुआ हो? भारत में हुआ हो। ठीक है, सुनो, समझो पहले, स्वयं का जन्म कहाँ हुआ हो? भारत में हुआ हो। ठीक है, या फिर उसके माता पिता, दादा दादी,
नाना नानी का जन्म कहाँ हुआ हो। हाँ मिलती है ना, पीडीएफ तो आप डाउनलोड करिए। लेकिन बोर्ड पे जो मैं लिखता हूँ वही मिलेगा आपको पीडीएफ। जो बोल के लिखता हूँ तो आपको ही लिखना पड़ेगा, जो बोल बोल के जो आप लिखते हो ना, जो मैं बोलता हूँ जो आप लिखते हो, उसकी पीडीएफ नहीं मिलती है। और तीसरा, संविधान लागू होने से पूर्व 5 वर्ष से भारत में रह रहा हूं। तो भारत का मूल निवासी कौन होगा। कल वाली नहीं मिल रही, ठीक है अभी बात है। सुनो रे भाई, टेक्निकलिटी में ध्यान दो। तो भारत के मूल निवासी कौन होंगे, या तो खुद का जन्म कहाँ हुआ है, भारत में हुआ है, या माता पिता दादा दादी नाना नानी का जन्म कहाँ हुआ है, भारत में हुआ है। ठीक है। और संविधान लागू होने से पहले 5 वर्ष से जो कहाँ रह रहा हो, भारत में रह रहा हो, उसको क्या मिलेगी, स्वतः ही संविधान लागू होते ही भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो इसमें लिखो अनुच्छेद 5, हेडिंग लिख दो, भारत के मूल निवासी होने के संबंध में प्रावधान। भारत के मूल निवासी होने के संबंध में प्रावधान। देखो, वे लोग वे लोग जो स्वतः है वे लोग जो स्वतः है संविधान के लागू होने पर वे लोग जो स्वतः है संविधान के लागू होने पर भारतीय नागरिक कहलाएंगे। भारतीय नागरिक कहलाएंगे। 1 नंबर, जिनका स्वयं का जन्म भारत में हुआ हो। जिनका स्वयं का जन्म भारत में हुआ हो। दूसरा, जिनके माता पिता जिनके माता पिता दादा दादी या नाना नानी का जन्म भारत में हुआ हो। और तीसरा, जो संविधान लागू होने से पूर्व है, संविधान लागू होने से पूर्व 5 वर्ष से भारत में रह रहा हो, रह रहे हैं, वो क्या हो जाएंगे, भारत के नागरिक हो जाएंगे। यानी 26 जनवरी 1950 से 5 साल पहले, चाहे वो किसी भी देश का हो, अगर वो भारत में रहना चाहता है तो उसे अलग से अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, वो क्या हो जाएगा, भारत का नागरिक हो जाएगा। जैसे अपन देखते हैं गोवा में, ठीक है, और बंगाल में, इधर कुछ अंग्रेज रह गए भारत में, तो ये फिल्मों में काम भी तो करते हैं। ये हो गया आर्टिकल 5। फिर आओ अनुच्छेद 6। आर्टिकल 6 क्या कहते हैं, जो लोग कहां से ले गए, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति, लिखना नहीं है कुछ भी,
के संबंध में प्रावधान। किसके संबंध में? तो अभी देखो, समझो, पाकिस्तान से जो लोग कहां चले गए? भारत। अब देखो यहां समझना, कोई व्यक्ति जो पहले पाकिस्तान से कहां आ गया? भारत में आ गया। पाकिस्तान से कहां? भारत में आने वाला जो है, उसके संबंध में नागरिकता के प्रावधान क्या है? अब मैं कह रहा हूं कि भाई उस समय की स्थिति क्या है? उस समय क्लीमेंट एटली जो है, एटली एटली ने कर दी भाई साहब घोषणा। समझना भैया, एटली ने की घोषणा किसकी? क्या होगा कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन होगा। क्या होगा? भारत और पाकिस्तान का विभाजन होगा। तो जो लोग, भाई उस समय तो एक ही थे, जो लोग उस समय के पाकिस्तान में हैं, वो चाहते हैं कि भाई अपन तो अपने घर चलेंगे। जैसे मान लो कि राजस्थान में नागौर का कोई व्यक्ति था, या फिर मेवाड़ रियासत का कोई व्यक्ति था, भरतपुर, धौलपुर, करौली का कोई व्यक्ति था, जो राष्ट्र के स्वतंत्रता संग्राम में सपोर्ट करने के लिए वहां चला गया था, या फिर किसी काम से चला गया। तब उसने सुनी किसकी घोषणा? इटली की घोषणा, कि भैया भारत और पाकिस्तान का क्या होगा? विभाजन होगा। जैसे आज के समय क्या होता है कि भाई अधिक बारिश की चेतावनी है, तो अपन सावधानी बरतते हैं, नहीं बरतते? तो वैसे ही हो सकता है कोई व्यक्ति जो उस समय, जब विभाजन के बाद का जो पाकिस्तान है, उस क्षेत्र में था, और वो अब कहां आना चाहता है? भारत आना चाहता है। तो उसके लिए क्या कहा गया कि भाई इतनी दूर से आएगा, तो उसके लिए कहा कि भाई तू ये काम करना लाला, 19 जुलाई 1948 से पहले पहले आ जाना। 18 को आ जा, 19 को आ जा, लेकिन 19 के बाद नहीं आ। जो व्यक्ति पाकिस्तान में था, और वह व्यक्ति 19 जुलाई, घोषणा कब हुई? देखो ये तो बात रही थी, 20 फरवरी 1947। घोषणा कब की है? 20 फरवरी 1947। कहीं लिखा लेना, इसको अटका लेना। कह दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति जो पाकिस्तान बनने वाला है उस क्षेत्र में है, और वो भारत आना चाहता है, तो कब से कब तक आ जाए? 19 जुलाई 1948 से पहले पहले आ जाए। उसके बाद उसे भारत में एंट्री नहीं मिलेगी। साथ ही साथ उसके माता पिता, उसके दादा दादी और उसके नाना नानी क्या होने चाहिए? भारतीय होने चाहिए। तभी वह क्या कहलाएगा? भारत का नागरिक कहलाएगा। भाई ऐसे कैसे बात बने कि वो भारत से था और कहां चला गया? ठीक है। तो उस समय का जो 1935 के अधिनियम में जो भारत था, उस भारत में उसके माता पिता का जन्म हुआ हो, उसके दादा दादी का जन्म हुआ हो, और वह व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले पहले कहा गया, भारत की सीमा में प्रवेश कर गया, तो वह व्यक्ति क्या कहलाएगा? भारत का नागरिक कहलाएगा। ठीक है, लिखो। वो यदि कोई व्यक्ति जो यदि कोई व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 से, लिख रहे हो ना साथ साथ में, 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गया हो, भारत आ गया हो, तथा
जिसके माता पिता तथा दादा दादी, माता पिता तथा दादा दादी अविभाजित भारत के निवासी रहे हैं, अविभाजित भारत के निवासी रहे हैं, यानी एंसेस्टर्स उसके जो है वो क्या रहे हो, पूर्वज। भारत में अविभाजित भारत के क्या हो, निवासी। ठीक है, हो गया यार। ये बात याद रखना, ये आगे भी काम आई। 20 फरवरी 1947 वाली जो है अभी नेक्स्ट आर्टिकल में काम है। इतनी बात क्लियर है। अब देखो अगला आर्टिकल, अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 क्या कहता है कि जो व्यक्ति पहले भारत में था, कहाँ चला गया, पाकिस्तान में चला गया, अब फिर से कहाँ आना चाहता है, भारत में आना चाहता है, उसके संबंध में नागरिकता के प्रावधान। तो फिर से वही कहानी सुनो। क्या कहानी है, वही एटली घोषणा। एटली की घोषणा कब की है, 20 फरवरी 1947। इटली ने कह दिया कि क्या होगा भाई, भारत और पाकिस्तान का विभाजन होगा। तो हो सकता है कोई व्यक्ति ऐसा हो जो जो पहले मान लो कि भारत में रह रहा हो, कहाँ रह रहा हो, भारत में। अब उसने सोचा कि अपन कहाँ चलते हैं, पाकिस्तान में चलते हैं। इधर पाकिस्तान, थोड़े दिन वो कहाँ रहा, पाकिस्तान में रहा। उसके बाद उसने कहा कि फिर से कहाँ चलते हैं भाई, पाकिस्तान में तो बात नहीं बनी, अपन तो आए गए, लेकिन यहाँ मामला तो सेट नहीं बैठ रहा, मुझे तो मेरे देश में जाना है ना। होता है ना कहीं कि वो नया शहर बचेगा, नई दुनिया बचेगी, तो चलते हैं। धार्मिक लगाव के आधार पर, किसी भी आधार के, किसी भी तरह से चला गया हो। अब लेकिन उसका वहां मामला सेट नहीं बैठा, तब संविधान में ये प्रावधान कर दिया गया कि यदि कोई व्यक्ति जो इंडिया से कहां चला गया है, पाकिस्तान चला गया, अब वह क्या आना चाहता है, रिटर्न आना चाहता है। अब वह व्यक्ति क्या आना चाहता है, वापिस आना चाहता है, कहां, भारत में। तो यदि वह व्यक्ति 1 मार्च 1947 तक तो आ गया, सुनो अब देखो बात, क्योंकि यहां तो घोषणा 20 फरवरी के बाद क्या, मार्च, तो तुरंत प्रभाव से, क्यों, ऐसे भी तो है ना। उस समय क्या है कि यदि लंबा समय सरकार दे दे तो गड़बड़ हो जाती है। जैसे कि जिस समय विभाजन की त्रासदी जो थी, उसमें लोगों ने केवल अपनी जान बचाई, डॉक्यूमेंट किसी ने नहीं दिए। और यहां जो अब नागरिकता मिलेगी, वो मिलेगी किसके आधार पे, डॉक्यूमेंट के आधार। समझ में आ रही है बात, कैसे मिलेगी, डॉक्यूमेंट के आधार। यहाँ क्या कह दिया गया कि यदि कोई व्यक्ति भारत से कहा गया है, पाकिस्तान गया है, वापिस कहाँ आना चाहता है, भारत आना चाहता है, तो यदि वह व्यक्ति 1 मार्च 1947 तक आ गया तो ठीक,
से पहले आए तो क्या होगा? भारत का नागरिक होगा। क्या होगा? भारत का नागरिक होगा, अन्यथा नहीं। अब क्या कहानी, इसके बाद कोई आया हो तो इसके लिए क्या कहा गया? यदि कोई भी 1 मार्च 1947 से, अब आर्टिकल पहले वाला काम आ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान से भारत आने वाला है, गया भारत से पाकिस्तान, अब पाकिस्तान से वापस भारत, तो कौन सा आर्टिकल काम आएगा? 6 नंबर आर्टिकल। तो 1 मार्च से 19 जुलाई 1948 तक भारत में आए तो उसे क्या करवाना पड़ेगा? पंजीकरण करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा? पंजीकरण। और पंजीकरण के साथ शर्त क्या लगाई गई? शर्त लगाई गई 6 माह का अधिवास। अधिवास क्या होता है? अधिवास, ध्यान रखना, रहना नहीं है। अधिवास का मतलब है कि वो रहना भी चाहे और उसके पास रहने की जगह भी हो, तभी वो क्या माना जाता है? अधिवास माना जाता है। अधिवास का मतलब ऐसे नहीं कि किसी के किराए पे रह गए, नहीं, उसके पास रहने की जगह भी होनी चाहिए और वो रहना चाहता भी हो, तभी क्या माना जाता है? अधिवास माना जाता है। यह है आर्टिकल अपना 7, तो लिखो इसमें। यदि कोई व्यक्ति यदि कोई व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान गया हो, जो भारत से पाकिस्तान गया हो तथा अब पुनः तथा अब पुनः भारत आना चाहता है, तथा अब पुनः भारत आना चाहता है, यदि वह यदि वह 1 मार्च 1947 से पहले यदि वह 1 मार्च 1947 से पहले भारत आ गया हो, 1 मार्च 1947 से पहले भारत आ गया हो, तो भारत का नागरिक कहलाएगा। भारत का नागरिक कहलाएगा। परंतु यदि परंतु यदि वह 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया हो, पाकिस्तान, भारत में तो आया नहीं, तो कहां गया है? पाकिस्तान गया है। यह अंडरस्टैंड है ना ये बात? यानी 1 मार्च 1947 से पहले पहले भारत आ गया तो भारत में ही रहेगा, अब पाकिस्तान जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि मान लो कि कोई 1 मार्च 1947 के बाद कहां गया? पाकिस्तान गया, यानी भारत में नहीं आया, तो वो कहां गया? पाकिस्तान गया, बीच में तो है नहीं। ठीक है। यदि 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया हो तथा 19 जुलाई 1948 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आया हो तो
बाद नहीं, तक 19 जुलाई 1948 तक भारत में आया हो तो उसे 6 माह, तो उसे 6 माह की अधिवास शर्त, 6 माह की अधिवास शर्त के आधार पर, के आधार पर परमिट द्वारा नागरिकता प्रदान की जाएगी, परमिट द्वारा नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो यहां ध्यान रखना है कि यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद गया कहां, पाकिस्तान, तो उसको भारत का नागरिक नहीं मानेंगे। उसके बाद वो कब तक आ जाए, 19 जुलाई 1948 तक आ जाए, तो आर्टिकल 6 के आधार पे मामला सही। अगला है अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 ये बात करता है, हमने बात की है केवल पाकिस्तान की, भारत तो हमारा देश है, हमने दूसरे देश के संबंध में बात करें तो पाकिस्तान की बात की। पाकिस्तान के अलावा भी तो दुनिया है। तो यदि कोई व्यक्ति भारत के बाहर किसी देश में रह रहा हो, जैसे कि भारत में कोई फ्रीडम फाइटर है, जैसे सुभाष चंद्र बोस की बात करें, मान लो वो तो नहीं रहे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस यदि होते तो वो तो कहां से ऑपरेट कर रहे थे पूरी व्यवस्था को, जापान से। अब जैसे मान लो भारत आजाद हुआ, उस समय कौन आते, सुभाष चंद्र बोस आते, तो क्या उनको भारत का नागरिक नहीं मानते क्या, क्या उन्हें भारतीय नहीं माना जाता क्या? जैसे मीडिया हाउस वगैरह में जो लोग लगे हुए थे, हिंदुस्तान सोसाइटी में जो लोग लगे हुए थे ब्रिटेन में, अलग अलग देशों में, क्या उनको भारत के लोग नहीं मानेंगे क्या? मानेंगे। तो यहां क्या कह दिया गया कि कोई व्यक्ति जो भारत के बाहर किसी देश में रह रहा हो, वह चाहे तो उसका खुद का जन्म कहां हुआ हो, भारत में हुआ हो, तो वो तो नागरिक हो ही गया। या फिर वो ये डॉक्यूमेंट दे दे कि उसके माता पिता दादा दादी क्या थे, भारतीय थे, डॉक्यूमेंट दे दे, तो उसका क्या होगा, भारतीय जो वाणिज्यिक दूतावास है उसमें क्या किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और उसको नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। तो इसमें लिखो, कोई व्यक्ति जो भारत से बाहर किसी देश में, भारत से बाहर किसी देश में रह रहा हो, भारत से बाहर किसी देश में रह रहा हो, तथा वह अपने माता पिता, तथा वह अपने माता पिता दादा दादी के भारतीय होने के दस्तावेज प्रस्तुत कर दे, प्रस्तुत कर दे, तो भारतीय दूतावास में पंजीकरण द्वारा पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकता है, पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकता है। समझ में आ रहा है भाई?
नागरिकता से संबंधित प्रावधान। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा वो बाद में बात करेंगे। अभी तक जो आर्टिकल हम पढ़ रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन पढ़ना पड़ता है, क्योंकि ये नहीं पढ़ाए तो फिर आप लोग कर देते हो कि पढ़ाएं। फिर अगला आर्टिकल लिखो, अनुच्छेद 9। 9 को अपन कैसे लिखते हैं, ऐसे है ना, ऐसे ये आई भी तो बनता है, तो आई एम इंडियन, आई एम ओनली इंडियन, यानी एकल नागरिकता का सिद्धांत कौन सा आर्टिकल बताता है कि भारत में क्या है, एकल नागरिकता। ऐसे हेडिंग बना दो, एकल नागरिकता का। देखो, अरे नोट्स बना रहे हो ना साथ साथ में, जैसे टॉपिक पूरा हो जाए नोट्स मेरे को भेजना, मैं देखो तुम लोग कैसे नोट्स बनाते हो। भेजोगे ना, ठीक है, क्या जवाब, कोई नहीं। देखो, एकल नागरिकता का सिद्धांत। देखो, यदि कोई भारतीय नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ले, यदि कोई भारतीय नागरिक अन्य किसी देश की नागरिकता प्राप्त कर ले, तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। बस इतनी हाँ कर दीजिए तो वाह वाह। आपने मूवी देखी होगी चक दे इंडिया, कौन सी मूवी, चक दे इंडिया है ना। उस मूवी में जब ट्रायल के लिए आती हैं वो सारी जो अपनी लड़कियां हैं, तो मिस्टर रुक रुक खान जो है वो उनका इंट्रो लेते हैं। मिस्टर रुक रुक खान जो है वो उनका इंटरव्यू लेते हैं, और उस समय वो सब लड़कियां अलग अलग बताती हैं, आई एम फ्रॉम हरियाणा, आई एम फ्रॉम पंजाब, फलाना फलाना। फिर जो उनमें जो वो होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, गोल कीपर, वो बोलती है आई एम फ्रॉम इंडिया। तो जैसे ही वो आई एम फ्रॉम इंडिया बोलती है, हाँ, रुक रुक खान की, तो शाहरुख खान पलट के देखते हैं, क्या बात, बैकग्राउंड में म्यूजिक चल, ये लड़की पक्का क्या है, भारत के लिए समर्पित है, और उसको वो क्या बना देता है, कैप्टन बना देता है। केवल कैप्टन ही नहीं बनाता है, उस मूवी के चक दे इंडिया मूवी का जो क्लाइमेक्स है, उस क्लाइमेक्स में सारा का सारा रोल ही किसका है, रुक रुक खान और कैप्टन का है। यानी इस लड़की ने कहा कि आई एम फ्रॉम इंडिया, और पूरी फिल्म में उसको क्या बना दिया गया, हीरो बना दिया गया। तो ये ताकत है किसमें, इंडियन कहलाने में। ठीक है, तो ये एकल नागरिकता का सिद्धांत, कि यदि कोई भारत का नागरिक नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ठीक है, फिर लिखो, अनुच्छेद 10। फिल्मों में बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है, लेकिन अपन पता नहीं फिल्मों में कहाँ पढ़ जाते हैं। ठीक है, लिखो, अनुच्छेद देश में, अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 के प्रावधान, अनुच्छेद 5, 6,
7, 8, 9 के प्रावधान संसद की अनुमति तक मान्य होंगे। नीचे लाइन में लिख दो, नागरिकों के नागरिकता संबंधी अधिकार। तो गड़बड़ हो गई, नागरिकता के अधिकार या नागरिकता संबंधी अधिकार। नागरिकता संबंधी अधिकार संसदीय विधि द्वारा लागू रहेंगे। ये लिखो अनुच्छेद 11, लिखो नागरिकता के संबंध में, सीधा ही लिखो, नागरिकता के संबंध में विधि निर्माण की शक्ति संसद में निहित है। हेलो हेलो कोई बताए, इसमें निहित है, संसद में निहित। लिखो संसद ने इस शक्ति का प्रयोग करते हुए, संसद ने इस शक्ति का प्रयोग करते हुए नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया। नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया। इसमें वर्ष 1986, 1992, 1992, 1998, 2000, 2003, 2005, 2000, ये 2015।
2015 व 2019 में संशोधन किया गया 8 बार। कितनी बार? 8 बार। ठीक है। लिखो, अलग पॉइंट बना के लिखना। नागरिकता अधिनियम 1955 के आधार पर निम्न 5 के 1955 के प्रावधानों के अनुसार नागरिकता प्राप्त करने के पांच आधार, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा नहीं है या है। ठीक है भाई, तो यहां याद करना, ट्रिक दे रखी है। कौन सी? ब्रांड। 5 आधार कौन से हैं? तो ट्रिक है क्या? ब्रांड। BRAN। ठीक। बी का मतलब है बाई बर्थ। आर से मतलब है बाई रजिस्ट्रेशन। ए का मतलब है, इसका क्या मतलब है? ACCURE, एक्वायर एरिया बाई नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइज। और डी से है बाई DESCENT। चलिए यहाँ पे रख रखिए DESCENT। बाई बर्थ का मतलब जन्म से। रजिस्ट्रेशन का मतलब पंजीकरण द्वारा। एक्वायर एरिया का मतलब अर्जित क्षेत्र। नेचुरलाइजेशन का मतलब देशीयकरण। और डिसेंट जो है, इसका मतलब है कि वंश के आधार पर। वंश क्या? जन्म सबसे पहले जन्म की यदि बात करें तो भाई जिसका जन्म कहाँ हुआ हो, भारत में हुआ। जिसका जन्म, ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक चेंज हुआ था। जिसका जन्म कहाँ हुआ है, भारत में हुआ है वो। अब हो सकता है कि मान लो कोई ब्रिटेन की महिला है, वो 9वें 8वें महीने में कहाँ आई, भारत में आई, उसको भारत की जलवायु पसंद आई, उसने अपने बच्चे को जन्म दे दिया कहाँ पे, भारत में। तो क्या उसका बच्चा भारत का नागरिक होगा क्या? उस बच्चे को स्वतः क्या मिल गई? भारत की नागरिकता मिल गई। तो इसका दुरुपयोग बहुत हुआ। इसका क्या हुआ? दुरुपयोग बहुत हुआ। तब इसमें क्या कर दिया गया, 1986 में संशोधन हुआ। इसमें 1986 में क्या हुआ? संशोधन। और ये कहा गया कि भाई उसके जो माता पिता हैं,
वो भी क्या होने चाहिए, भारतीय होने चाहिए। ठीक है, पंजीकरण की बात हमने कर ली कि भाई रजिस्ट्रेशन होता रहेगा, और एक्वायर, जैसे भारत है ने पाकिस्तान को जीत ले, पाकिस्तान के किसी क्षेत्र को बांग्लादेश, नेपाल, भूटान के, श्रीलंका कोई ले ले मान लो भारत, अब श्रीलंका के जो भी नागरिक, अब श्रीलंका का अस्तित्व ही नहीं रहा, तो श्रीलंका वाले कहाँ आ गए, भारत में आ गए। तो ये हो गया अर्जित क्षेत्र। वंश, माता पिता दादा दादी के डॉक्यूमेंट दिखा दो और अप्लाई कर दो, आपको क्या मिल जाएगी, भारत की नागरिकता मिल जाएगी। यहाँ जो अपना क्वेश्चन एक बनता है इंपोर्टेंट, वो बनता है कहां से, देशीयकरण से। किससे, देशीयकरण। देशीयकरण का मतलब जो देशी है, जैसे आप लोगों ने वो गाना सुना होगा, बदली बदली लागे इबके खावण लागी, तेरे चढ़ गया रहे तो सीता, तेरे बिगड़ जावन सा। अब मान लो कोई गांव का बंदा या बंदी है, वो शहर में गया और उसने शहर का चाल चलन सीख लिया, तो वो क्या हो गया, शहरी हो गया। लेकिन एक व्यक्ति जो काफी सालों से कहाँ है, शहर में ही है, लेकिन वो अपने मूल गांव में आया और आते ही उसने कहा, काका राम राम की करो डपा, गाँव हाल चाल है थारो। फिर वो जैसे घर गया तो घर वालों ने कहा कि भाई शहर से आया है तो इसको तो वो खिलाने पड़ेंगे गेहूं की चपाती वगैरह रो। उसने कहा अपने तो क्या करो, हाटो राव, हाटो लाओ रा, अपनी बांटो, बाजरो लाओ भोगरो, आवन। रात हुई तो कहा कि भाई तू शहर में सब्जी वगैरह खाता होगा, ये सब्जी नहीं नहीं, आपने तो करो कड़ी, कड़ी में करो भोगरा, रानो राब, बस। यानी देसी है वो एकदम। तो देसी कैसे हो, देसी ऐसे हो कि पहली शर्त कि उसको, एक तो जैसे मैंने कहा ना गांव वाली भाषा आनी चाहिए, तो एक तो जो 8वीं अनुसूची की जो भाषाएं हैं, 8वीं अनुसूची की भाषाओं में से किसी एक भाषा का उसे क्या हो, ज्ञान हो, एक तो ये बात होनी चाहिए। दूसरी, कम से कम उसे 10 वर्ष भारत में रहते हुए हो गए। कितने, 10 वर्ष। 2024 में जो सीए आया था, उससे पहले कितना था, 6 वर्ष था, 5 ही था वैसे तो। अब क्या कर दिया गया, 10 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, तो कम से कम 10 वर्ष से भारत में रह रहा हो। ध्यान रखना, ये प्रावधान कब से है, 2024 से है। आपको किसी किताब में मिल सकता है, 7 वर्ष मिल सकता है, तो ध्यान रखना। ठीक है, तीसरा, शत्रु राष्ट्र का निवासी न हो। कोई पाकिस्तान से आके ऐसा रह रहा हो, कोई जासूस है, वो कहेगी साहब मेरे को 10 10 साल हो गए देखो यहाँ रहते हुए, मेरे को क्या दे दो, भारतीय नागरिकता दे दो, और मान तो क्या है, जयपुर भी आओ थे, झालावाड़ वाली भी आओ थे, तो ऐसा है। चौथी बात, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल ना हो, तो उसको क्या दे दी जाएगी, भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, क्लियर है, आगे बात करते हैं। अब बात कर लेते हैं, अभी जो लेटेस्ट में संशोधन हुआ उससे भी चीज पूछी जा सकती है।
तो लिखो, लास्ट में लिखो, फटाफट लिखो थोड़ा। लिखो 11 मार्च 2024 को, 11 मार्च 2024 को नागरिकता संशोधन अधिनियम, अधिनियम 2024, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2024 देशीयकरण, देशीयकरण के आधार पर लागू हुआ, देशीयकरण के आधार पर लागू हुआ, जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत तीन देशों के गैर मुस्लिमों को, तीन देशों के गैर मुस्लिमों को नागरिकता, मुस्लिमों को पंजीकरण द्वारा, पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्रदान की जाएगी, या प्रदान की गई, तो टाइम प्रदान की गई, प्रदान की गई। अब तीन देश कौन से हैं, एक तो ये याद रखना, तीन देशों में शामिल हैं आपके पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। पाक, अफगान और बांग्लादेश। अब अफगानिस्तान वालों को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ज्यादा दिक्कत तो पाकिस्तान और बांग्लादेश वालों को, ठीक है। गैर मुस्लिम कौन कौन है, ये भी अपना क्वेश्चन बनता है। तो गैर मुस्लिम में देखो, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और जी पप्पा जी पारसी। एक, दो, तीन, चार, पांच और छह। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहाँ पर मुस्लिम हटाते हैं। लिखो, इस अधिनियम द्वारा, इस अधिनियम द्वारा 31 दिसंबर 2014, 31 दिसंबर 2014 से पहले जो लोग भारत आए, पहले आए, कौन आए, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी। किन देशों से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश आए लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई। है? होगी नागरिकता पूरी, ये है नागरिकता के का विरोध किया गया नॉर्थ ईस्ट में, असम अकॉर्ड जो हुआ था राजीव गांधी के समय, है ना, जो कहता है कि भाई 1900 जनवरी 1966 से 71 के बीच जो लोग
विदेशों से भारत में आ गए थे, उनको वोट देने का अधिकार नहीं होगा, वो भारत में रहेंगे। अब धीरे धीरे वो बच के तो वो विरोध करते हैं। तो ये है नागरिकता से संबंधित प्रावधान। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। ये यहाँ जो क्वेश्चन बनता है कब लागू हुआ, 11 मार्च 2024 को। 3 देश कौन से हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। गैर मुस्लिम कौन कौन है। आधार तिथि कौन की है, 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भारत में आ गए उनको पंजीकरण के द्वारा क्या मिलेगी, नागरिकता मिलेगी। पंजीकरण से नागरिकता का तात्पर्य क्या है कि जब वो रजिस्ट्रेशन कराएं उससे पहले वो 6 वर्ष से लगातार कहाँ रह रहे हो, भारत में रह रहे हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना काफी है। अब बात करेंगे अपन सबसे जबरदस्त टॉपिक, कौन सा, कल सरप्राइज, राष्ट्रपति पद क्या।